नमस्कार। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र प्रथम, जो कि हिंदी विषय से संबंधित है, उसमें तकरीबन 100 सवाल पूछे जाते हैं जो कि पूर्णतः हिंदी से संबंधित होते हैं, जिसके तहत हम इस परीक्षा के तहत 2 पेपर होते हैं। उस 2 पेपर में प्रथम में हिंदी पूछी जाती है और दूसरे पेपर में सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, और दोनों ही प्रश्न पत्र 200 नंबर के होते हैं। 200 नंबर के प्रश्न पत्र होते हैं। 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद में इसका फिज़िकल एग्ज़ाम होता है और उसके बाद में इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। ये राजस्थान में सर्वचर्चित भर्ती है इस बार की, और इस प्रकरण से आप पूर्णतः विदित है। तो हम कंट्रोवर्सी से दूर रहते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक नई शुरुआत की गई है हिंदी विथ मौन, अर्थात मौन एजुकेशन चैनल पर आपको हिंदी जो एसआई में पूछी जा रही है उससे संबंधित सभी टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी, और ये चर्चा विस्तृत रूप से रहेगी, और इसके साथ में आपका अभ्यास भी निरंतर करवाया जाएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम से कम हो। अर्थात हिंदी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जिसका ग्राफ आप जब सीखते हैं तब एक डाउनफॉल की ओर जाता है, क्योंकि निरंतरता का अभाव होता है। वो ग्राफ, हिंदी की लर्निंग का ग्राफ हमेशा अपवर्ड होना चाहिए, उसमें डाउनफॉल नहीं आना चाहिए। जब आपका ग्राफ अपवर्ड होगा तब आपको हिंदी के कॉन्सेप्ट से संबंधित आपकी क्लैरिटी रहेगी, और वही क्लैरिटी आपकी लर्निंग के बेस पे आपकी ज्ञान का पलड़ा, आपकी लर्निंग का पलड़ा जब भारी रहेगा तब उसमें सबसे ज़्यादा योगदान आप कह सकते हैं मौन एजुकेशन का रहेगा। इसमें हिंदी विथ मौन। अब मौन एजुकेशन में हम आगे बढ़ते हुए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 2021 में जारी किया गया हिंदी का पाठ्यक्रम, जिसमें पहली यूनिट का संबंध है शब्द रचना से, कि शब्द किस प्रकार बनते हैं। संधि से शब्दों का निर्माण होता है, जैसे विद्या और आलय। इसमें जब संधि होगी तब विद्यालय का निर्माण होगा। एक तो संधि के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण होगा, और वही संधि विच्छेद के माध्यम से शब्दों का अलग अलग किया जाएगा। एक होता है समास, जिसमें हम समास के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे कि शब्द में कौन सा समास है। एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल चलता है पीताम्बर, अर्थात पीले अंबर, मतलब पीले वस्त्र जिसने धारण कर रखे हो, इसमें कौन सा समास है, उससे संबंधित। फिर हम चर्चा करेंगे उपसर्ग की, जो कि शब्द अपने आप में बताता है। उप मतलब आगे लगा हुआ, जो शब्द के आगे लग के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय अर्थात शब्द के पीछे जो लगे वो प्रत्यय। इस प्रकार शब्दों की रचना के 4 तरीके हैं, संधि के माध्यम से, समास के माध्यम से, उपसर्ग के माध्यम से और प्रत्यय के माध्यम से। उसी कड़ी में आगे हम बात करते हैं शब्द प्रकार की। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, जैसे कि दुग्ध, इसी का तद्भव रूप होता है दूध। अर्ध तत्सम शब्द भी होते हैं कुछ, देश शब्द भी होते हैं जो देश की उपज से संबंधित होते हैं, विदेशी शब्द भी होते हैं कुछ। तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ये पूर्णतः टॉपिक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, इसको आप स्वयं तैयार करेंगे। इसकी कुछ ट्रिक्स होगी, उस ट्रिक्स पर हम चर्चा के वीडियो में कर लेंगे और उसका अभ्यास कर लेंगे, और उस अभ्यास के माध्यम से लगभग आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम शब्द प्रकार में संज्ञा की। संज्ञा क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे सर्वनाम के बारे में, कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं। फिर हम बात करेंगे विशेषण के बारे में, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्रिया की बात करेंगे। फिर अवयव के अंतर्गत हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की, संबंध सूचक की, विस्मयादिबोधक, निपात की। इस प्रकार हम 2 यूनिट की चर्चा करेंगे। इन 2 यूनिट में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 15-15 क्वेश्चन का रेशियो रहता है इन 2 यूनिट में से। फिर हम बात करते हैं शब्द ज्ञान की। शब्द ज्ञान की बात करें तो जल के पर्यायवाची कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनका आपको ज्ञान है कि नहीं है। इस शब्द के पर्यायवाची का ज्ञान, वो पर्यायवाची से संबंधित टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि जल के कितने पर्यायवाची हो सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से हम इसके कौन से पर्यायवाची बना सकते हैं।
जैसे जलज कमल का हो जाता है, जलद बादल का हो जाता है। फिर हम विलोम की बात करेंगे, एक शब्द का विलोम क्या हो सकता है। शब्द युग्मों का अर्थ भेद, दो शब्द जिनका अलग अलग अर्थ होता है, जैसे आप कह सकते हैं अनल और अनिल। एक हवा के संदर्भ में लिया जाता है, एक अग्नि के संदर्भ में लिया जाता है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, एक पूर्ण सेंटेंस के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, सुनने में जो समान होंगे लेकिन अर्थ उनके भिन्न होंगे। समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। तो ये शब्दों का पूर्ण ज्ञान है जो आपको आरएएस के अंदर भी मदद करेगा। आरएएस और एसआई का सिलेबस लगभग समानांतर है। एसआई में वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ आपको लिखने पड़ेंगे शब्द। फिर हम बात करते हैं शब्द शुद्धि की। अभी तक के जो टॉपिक थे वो लगभग एसआई में और आरएएस में एक से हैं। समास केवल एसआई में है, आरएएस में नहीं है। उसी प्रकार ये वाली यूनिट भी नहीं है आरएएस के अंदर, लेकिन इससे संबंधित शब्दावली जो तैयार होती है वो हमारी मदद करती है, जो कॉम्पोजिशन वाला पोर्शन है उसके अंदर। फिर हम बात करते हैं शब्द शुद्धि की। अक्सर हम देखते हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइन के अंदर महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में हमें ये शब्द देखने को मिलता है। लेकिन करण प्रत्यय जब भी जुड़ता है शब्द के अंत में, तब उसके अंतिम वर्ण की मात्रा बड़ी ई की तब्दील हो जाती है। अगर मात्रा नहीं है तो बड़ी ई की मात्रा का आगमन हो जाता है। अगर मात्रा छोटी ई की है तो बड़ी ई की मात्रा में रूपांतरित हो जाएगी, तो शब्द शुद्ध ही कहलाएगा। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, और इससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्याकरणिक कोटियों की बात करें तो परसर्ग क्या होते हैं, मतलब कारक के संदर्भ में बात करेंगे। लिंग वचन के बारे में जैसे हम बात करेंगे हस्ताक्षर की, तो हस्ताक्षर एक वचन है या बहुवचन है, तो इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। पुरुष की बात करेंगे, काल की बात करेंगे, वृत्ति की बात जिसको अंग्रेजी में मूड बोला जाता है, और एस्पेक्ट्स की बात करेंगे अर्थात पक्ष और वाच्य। इसके बारे में हम व्याकरणिक कोटि टॉपिक में चर्चा करेंगे। वाक्य रचना की बात करें तो आखिर हमने शब्द का रचना कैसे होती है वो देखा, शब्द के प्रकार देखे, शब्द का ज्ञान ले लिया, शब्द की शुद्धि ले ली, और किस प्रकार की व्याकरणिक कोटियों में विभक्त है इनके बारे में हमने जानकारी एकत्रित कर ली। अब हम वाक्य की रचना करेंगे। वाक्य की रचना से संबंधित हम 6th यूनिट में अध्ययन करेंगे। फिर एक वाक्य के अंदर किस प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे बच्चे को काटकर गाजर खिलाओ या गाजर को काटकर बच्चे को खिलाओ, इस संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल है उन पर चर्चा करेंगे। फिर विराम चिन्ह, लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो मुफ्त के नंबर कहलाए जा सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, सोचिए कौन सा मुहावरा है कौन सा लोकोक्ति है दोनों में से। पारिभाषिक शब्दावली की बात करें तो प्रशासनिक या विधिक संबंधित शब्दावली पूछी जाती है, और ये भी लगभग लिमिटेड शब्दों में से पूछी जाती है जो प्रशासन से संबंधित शब्द होते हैं या फिर विधिक लॉ से संबंधित जो शब्द होते हैं उनके बारे में। यही इस एग्ज़ाम का पैटर्न है कि मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1/3 मार्किंग होगी नेगेटिव गलत अटेम्प्ट करने के संदर्भ में। ये प्रश्न पत्र है 2021 के, जो परीक्षा आयोजित हुई थी 13, 14 और 15 3 चरणों में। इस परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उसमें आप देख सकते हैं इनका संबंध पहले यूनिट से है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार के हम टॉपिक का निदान बाद में कर पाएंगे, पहले उसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम एनालिसिस करते हैं कि किस यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये कंप्लीट प्रश्न पत्र हैं तीनों, ये आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे और ग्रुप का लिंक भी दे दिया जाएगा आपको। हम बात करते हैं पुलिस उप निरीक्षक, दिनांक 15/9/2021 को जो पेपर संपादित हुआ था उसके बारे में हमने जैसा कि सिलेबस में देखा, शब्द रचना सेगमेंट से एक सबसे अधिक भय होता है हिंदी में संधि का और समास का।
तो हमने पहले ही विभक्त कर दिए कि संधि से कितने प्रश्न पूछे गए और समास से कितने प्रश्न पूछे गए। पहले आप पूरे सिलेबस का अध्ययन कीजिए, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि क्या केवल संधि के 7 क्वेश्चन और समास के 3 से 5 क्वेश्चन के बेस पे अधिकतम 10 से 12 क्वेश्चन, लेकिन 100 में से बाकी क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 10-12 को छोड़ के। संधि और समास भी बहुत आसान टॉपिक है, बशर्ते आप एक बार उनको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में उनका अभ्यास कर लें। अभ्यास से प्रत्येक चीज़ आसान हो जाती है। तो हम बात करते हैं शब्द रचना सेगमेंट से जो प्रश्न पूछे गए, वो टोटल 17 प्रश्न थे, जिसमें से संधि के प्रश्न थे जो रेड में लिखे हुए हैं और समास के जो प्रश्न थे वो ग्रीन में लिखे हुए हैं। बाकी जो अन्य टॉपिक्स थे उनसे प्रश्न थे। 15 तारीख वाले में 17 प्रश्न थे, 14 तारीख वाले में 19 प्रश्न थे, 13 तारीख वाले में 16 प्रश्न थे। तो इस प्रकार पहली यूनिट के प्रश्नों का देखा जाए वेटेज तो लगभग दूसरी यूनिट के बराबर है। दूसरे रूप में कहा जाए, शब्द रचना और शब्द प्रकार उप टॉपिक भी अधिक है और उनमें से प्रश्नों की संख्या भी अधिक है। ये टॉपिक है जो समझने वाला है और ये टॉपिक है जो आपको याद करने वाला है, लेकिन इसमें आपको ट्रिक्स बता दी जाएगी कुछ और इसको आपको आसानी से समझा दिया जाएगा। फिर हम बात करें शब्द प्रकार से 18 और 22। अब प्रश्न की क्रोनोलॉजी देखिए। 15 तारीख का जो प्रश्न पत्र था, अर्थात पहली पारी का जो प्रश्न पत्र था, उसको इजी की श्रेणी में रखा गया। दूसरी पारी वाले प्रश्न पत्र को लगभग कठिन की श्रेणी में रखा गया और 13 तारीख वाला प्रश्न पत्र था उसको भी लगभग मॉडरेट श्रेणी में रखा गया। 14 तारीख वाले प्रश्न पत्र को कठिन कहने के पीछे की सबसे अहम वजह है कि वहाँ पे इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछे गए थे 1 से 5 तक पहली यूनिट के। फिर यहाँ लगभग दूसरी यूनिट के चल रहे हैं लगातार, यहाँ लगभग तीसरी यूनिट के चल रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो पहला प्रश्न पहली यूनिट का, दूसरा तीसरा चौथा पहली यूनिट का और पहला दूसरी यूनिट का। इस प्रकार हम देखेंगे तो हर एक प्रश्न यूनिट जंप करता हुआ जा रहा है। तो स्टूडेंट कहाँ पहली यूनिट का अटेम्प्ट कर रहा है, कहाँ दूसरी का कर रहा है, कहाँ तीसरी का कर रहा है, एक लगातार पहली यूनिट का अटेम्प्ट कर रहा है फिर दूसरी यूनिट का अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको सुविधा होती है। तो इस प्रकार शब्द रचना का सबसे ज़्यादा वेटेज देखा गया तीनों पत्रों में। शब्द प्रकार का भी वेटेज लगभग ज़्यादा देखा गया। शब्द ज्ञान का भी लगभग ज़्यादा देखा गया क्योंकि इसमें उप टॉपिक ज़्यादा। अब हम बात करते हैं शब्द शुद्धि की। शब्द शुद्धि का संबंध प्रत्यक्ष रूप से संधि से है और उपसर्ग और प्रत्यय के नियम से। अगर उपसर्ग और प्रत्यय के नियमानुसार शब्द का निर्माण हुआ और संधि के नियमानुसार शब्द का निर्माण हुआ तो वह शब्द शुद्धि की श्रेणी में आ जाएगा। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो वह शब्द अशुद्ध हो जाएगा। फिर वैकरणिक कोटियों में बात करें तो हमने ऊपर देख लिए थे इसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो इसके भी लगभग 13, 15 और 10 प्रश्न पूछे गए थे। फिर वाक्य रचना की बात करें तो वाक्य किस प्रकार सरल, संयुक्त, मिश्र 3 श्रेणियाँ हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए। इनका भी रेशियो काफ़ी ठीक रहा। एक टॉपिक है जिसमें से ये प्रश्न पूछे गए, इसमें तो उप टॉपिक और है। फिर वाक्य शुद्धि की बात करें तो वाक्य रचना जिस प्रकार हमने की उसमें अशुद्धि किस प्रकार की होती है, वो अशुद्धि वाक्य के निर्माण से संबंधित हो सकती है, वो अशुद्धि उस वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्द के आधार पर हो सकती है। फिर हम विराम चिन्ह की बात करें तो इसमें से थ्योरी के प्रश्न भी आ सकते हैं और प्रैक्टिकल प्रश्न भी आ सकते हैं। ये प्रश्न नंबर है जो ऊपर पेपर बताए थे उन पेपर में से ही यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करें तो लगभग 8-9 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो 15 तारीख को पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर 8 प्रश्न थे। 14 तारीख वाले में कम प्रश्न पूछे गए थे, 6 प्रश्न थे और पहला जो प्रश्न पत्र हुआ था उसमें लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे। पारिभाषिक शब्दावली की बात करें तो इसमें से हर बार 8 से 10 क्वेश्चन के बीच का रेशियो रहता है, तो 9 प्रश्न और 8 प्रश्न पूछे गए थे पारिभाषिक शब्दावली टॉपिक से। ये था एसआई की सिलेबस के बारे में संपूर्ण प्रक्रिया। एसआई के सिलेबस की चर्चा कर ली हमने। इसके विगत वर्षों के प्रश्न ऊपर दे रखे, उनका विश्लेषण यहाँ आपके समक्ष है। इस विश्लेषण में आपको समझ में आ जाएगा कौन सी यूनिट कितने नंबर की ऑन एंड एवरेज रही
और किस यूनिट से कितने अधिक प्रश्न पूछे गए। जिन स्टूडेंट को संधि और समास का एक फोबिया है, एक हिंदी का जो भय है, वो आप निकाल सकते हैं। आप जब पूरा हो जाएगा ये पाठ्यक्रम यूट्यूब पे, तब आपको स्वतः ये भय से मुक्ति मिल जाएगी। यही पाठ्यक्रम लगभग RAS का रहता है, सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र 4, जिसके तहत हम देखेंगे संधि वाला टॉपिक वही रहेगा, उपसर्ग वाला वही रहेगा, प्रत्यय वाला वही रहेगा। याद करने के सेगमेंट में बात करें तो पर्यायवाची SI में भी है, RAS में भी है, विलोम शब्द, समश्रुत, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब समान टॉपिक है जो दोनों ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। लगभग 50 नंबर की व्याकरण SI की और RAS की समान है। फिर हम बात करते हैं तो इसमें अतिरिक्त पहले हम SI का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में RAS मेंस का सिलेबस है, उसका भाग ब जो कि 50 नंबर का है, उस पर बात करेंगे। और ये सारा कंप्लीट करने के बाद में इन पे हम चर्चा कर लेंगे। संक्षिप्तीकरण कैसे लिखा जाता है, पल्लवन कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन के बारे में क्या ध्यान रखने की बात है, प्रारूप के बारे में हम देख लेंगे, और अनुवाद कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम देख लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण होता है 20 अंक का निबंध। इस निबंध के बारे में हम बात करेंगे, और इस निबंध के लिए आपका शब्द भंडार जो कि हम मजबूत कर लेंगे, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट SI के सिलेबस वाले। इससे अपना शब्द भंडार मजबूत हो जाएगा। वाक्य रचना के तहत हम देख लेंगे कि हमें किस प्रकार के वाक्यों का यूज़ करना है, जिससे हमारा निबंध बहुत ज़्यादा प्रभावी और एक बंधा हुआ, कसा हुआ निबंध लगे। तो ये SI और RAS का सिलेबस इस प्रकार एक दूसरे के समानांतर चलेगा। SI की प्रकृति है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, वही RAS के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि उपसर्ग के साथ 2 शब्द बताइए, जल के 2 पर्यायवाची लिखिए। लेकिन SI के अंदर वही वस्तुनिष्ठ प्रकृति में आ जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रोसेस रहेगा हिंदी को लेके। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर है। और आज 17 अप्रैल को मैं पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस पहले वीडियो के अंदर हमने सिलेबस की चर्चा करी है और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र की भी चर्चा करी है, और उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो कौन से सेगमेंट से कितने प्रश्न उठाए गए उसके बारे में भी हमने चर्चा करी है। डे 1 का टॉपिक ले आज हम बात करते हैं व्याकरण पे। व्याकरण शब्द के अंदर अगर हम देखें तो वी उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, और करण मूल शब्द प्रतीत हो रहा है। करण को देखा जाए तो प्रत्यय में भी आप बोल सकते हो, प्रत्यय में भी आप रख सकते हो, करण नामक प्रत्यय भी होता है। इसमें संधि की बात करें वी प्लस आकरण, य और यहाँ पे व होता, उनसे पहले अगर कोई आधा वर्ण दे रखा है तो इसके अंदर संधि होगी यण। ये स्वर संधि का एक प्रकार है। स्वर संधि के 5 प्रकारों में से एक प्रकार है यण संधि, और व्याकरण शब्द के अंदर संधि है यण। तो आपका पहला प्रश्न बनता है SI के प्रश्न पत्र के अनुसार व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है। जिन लोगों ने संधि का अध्ययन कर रखा है उनके दृष्टिकोण से भी ये इम्पोर्टेंट है। आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी जो नए हैं वो धैर्य बनाए रखें, जब संधि का टॉपिक होगा तब आपको भी पता चलेगा किस प्रकार इसमें यण संधि है। और अगर इसमें उपसर्ग की बात करें तो वो वी उपसर्ग है, आ भी इसके अंदर उपसर्ग है। व्याकरण के अंदर वर्णमाला आती है, शब्द आते हैं, वर्णमाला की अगली कड़ी, शब्द की अगली कड़ी पद आते हैं, पद की अगली कड़ी वाक्य आते हैं, और वाक्य की अगली कड़ी अवतरण। पद की अगर बात करें तो जो विभक्ति युक्त शब्द होते हैं उन्हें पद बोला जाता है। शब्द के साथ लगा हुआ प्रत्यय या चिन्ह जो क्रियापद से संबंध बताता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम व्याकरण की परिभाषा की बात करते हैं। भाषा को शुद्ध लिखने के नियमों का संकलन, जिसके अंदर
भाषा को शुद्ध लिखने के नियमों का विवरण दिया हुआ है उसको व्याकरण बोला गया है। कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है व्याकरण की परिभाषा, ऑप्शन में दे रखा होता है। उनमें से जिस ऑप्शन के अंदर ये परिभाषा आपको दिखे वो आपका सही उत्तर माना जाएगा। वर्णमाला की बात करते हैं हम। सबसे पहले वर्णमाला के तहत हम अध्ययन करते हैं स्वर का। स्वरों की संख्या पूछी जाती है अगर प्रत्यक्ष रूप से तो वो है 11। इसके अंदर अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये मूल स्वर है। इनका ये दीर्घ रूप है। फिर इन्हीं से मिलजुल के आगे के ये संयुक्त स्वर बनते हैं। इनकी हम कैटेगरी आगे करते हैं। स्वर की परिभाषा अगर पूछी जाए आपसे तो सीधा सा विकल्प में दिया होगा बिना सहायता उच्चारित, जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाए उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर क्या है? वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन आते हैं जो कि भाषा की लघुतम इकाई है। लघुतम मतलब सबसे छोटी इकाई। जैसे अंग्रेजी के अंदर अल्फ़ाबेट्स। स्वर भेद की बात करें हम अर्थात प्रकार की बात करें, स्वर कितने प्रकार के हैं। स्वर भेद के आधार की बात करें तो 5 आधार देखी जाएंगे जिसके अंदर रचना के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे अर्थात स्वर कैसे बने। जैसा कि मैंने बताया ये मूल स्वर है। पहला विभाजन रचना के आधार पर मूल स्वर जिसमें 4 आते हैं अ, ई, उ और री। यौगिक जो योग से बने हो इसका विभाजन 2 प्रकार से है, एक दीर्घ स्वर एक संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत 3 आते हैं आ, ई, उ जो कि इनका बड़ा रूप है। इन स्वर मूल स्वरों का बड़ा रूप है। री का बड़ा रूप संस्कृत में चलता है, अपने हिंदी में इसका कोई लेना देना नहीं है। समान स्वरों का जो योग होता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये समान स्वर है, इन्हीं का ये योग है। असमान स्वरों के योग को बोलेंगे संयुक्त स्वर जो कि 4 होते हैं ए, आई, ओ, औ। इनका निर्माण कैसे हुआ इसके लिए हम इस चार्ट को देख सकते हैं। ए का निर्माण होता है, यहाँ चीज़ें कॉमन रहेगी, इनके अंदर ऐड होगा ई या बड़ी ई। ई या बड़ी ई ऐड होने पे किसका निर्माण होगा? ए का। वही ए के अंदर इनमें से अ और आ में से कुछ भी ऐड होगा तो बड़े आई का निर्माण होगा। ए से आई का निर्माण होगा। उसी प्रकार इसमें अ और आ में ऊ और बड़ा ओ जुड़ते ही ओ का निर्माण होगा। और इस बड़े ओ के अंदर जब अ और आ का मेलन होगा तब औ का निर्माण होगा। ये हमें मदद करेगा संधि के अध्ययन में। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है। कंठ्य स्वर बोला गया है, तालव्य स्वर या तालु स्वर बोला गया है और ओष्ठ स्वर बोला गया है। इसमें कंठ्य में अ और आ जब हम बोलते हैं तो कंठ से ध्वनि आती है, वही ई और बड़ी ई का उच्चारण करते समय तालु को स्पर्श करती है। ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण जब हम करते हैं तो होठों की हलचल होती है। जैसे कि हमें पता है ए और आई का निर्माण कैसे हुआ, इनका और इनका मिलन होता है कंठ और तालु का, तब ए और आई बने, तब ए और आई को कंठ तालव्य बोला गया। वही अ और आ का ऊ और ऊ में मिलन होता है तब ओ और औ का निर्माण होता है, तो कंठ ओष्ठ मिलके कंठ ओष्ठ्य स्वर कहलाते हैं।
इस प्रकार ये वर्गीकरण। री की बात करें तो उसको मूर्धन्य बोलते हैं। मसूड़ों से ऊपर का जो बार री जब भी बोलते हैं दांत के ऊपर की ओर अपनी जीभ स्पर्श करती है। जीभ के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर। अ और आ का जब भी उच्चारण करते हैं तब जीभ का बीच का भाग ऊपर उठता है। उ, ओ, औ। पश्च मतलब आगे का जो किनारा, जो अपने कंठ के अंदर घंटी नजर आती है अपने को, यहाँ जो मोमेंट होता है उ, ओ, औ, वो जीभ का यहाँ मोमेंट होगा। वहीं अग्र की बात करें तो ई, ए, आई, या जीभ का अग्र भाग हम कह सकते हैं, इसका मोमेंट होता है। मुंह के खुलने और बंद होने के आधार पर 4 प्रकार के हैं, जिसमें विवृत स्वर, समृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धसमृत स्वर। विवृत स्वर के अंदर हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर के पास जब भी चेकअप के लिए जाते हैं तो वो बोलता है आ कीजिए, अर्थात मुंह खोलिए। समृत की बात करें तो इसमें ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ को रखा गया। अर्धविवृत की बात करें तो अ, आई और आउ को रखा गया। अर्धसमृत की बात करें तो ए और ओ को रखा गया। अब ध्यान से इनका अभ्यास कर लीजिएगा। यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सीधे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अभ्यास की आवश्यकता रहेगी आपको। फिर होठ के आधार पर बात करें तो वृत्ताकार, मतलब जहाँ होठ गोल हो जाते हैं। अवृत्ताकार और वृत्ताकार 2 की श्रेणी है। उ, ओ, औ का उच्चारण करते समय हमारे होठ गोलाई लेते हैं। अवृत्ताकार के समय अ, आ, ई, ए, आई होठों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इस प्रकार हमने आज की चर्चा के तहत स्वर के बारे में बात की है। हमने देखा व्याकरण में कौन कौन सी चीज़ आती है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, वर्णमाला के तहत हमने स्वर की बात की, कितने स्वर होते हैं। फिर स्वर की बात हमने परिभाषा की बात की जो बिना सहायता उच्चारित होते हैं। फिर स्वर भेद के हमने 5 आधार देखे, जिसमें रचना के आधार पर हमने स्वर का विभाजन किया, उच्चारण स्थान के आधार पर हमने स्वर का विभाजन किया। फिर हमने जीभ के आधार पर स्वर का विभाजन किया। फिर हमने मुंह के खुलने या बंद होने के आधार पर वर्गीकरण किया और फिर हमने होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया। सीधा सा प्रश्न पूछा जाए होठ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण बताइए, ऑप्शन में दे रखा होगा वृत्ताकार और अवृत्ताकार, विवृत, समृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत। आपको ये वाला युग्म चुनना है। इस प्रकार हमने स्वर से संबंधित चर्चा कंप्लीट कर ली। हम अगले वीडियो के अंदर व्यंजन के बारे में बात करेंगे। घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, आखिर व्यंजन का क्रम यही क्यों दिया गया है, क वर्ग ही पहले क्यों आया, ख वर्ग ही पहले क्यों आया, च वर्ग भी तो पहले आ सकता था, या ट वर्ग भी पहले आ सकता था। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में हम शब्दकोश की भी बात करेंगे कि हिंदी के जैसे अंग्रेजी में पहला शब्द ए से शुरू होता है और आखिरी जेड पे ख़त्म होता है, हिंदी पे पहला शब्द किस से शुरू होगा, किस पे ख़त्म होगा, इसके बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।